नेपोलियन बोनापार्ट, ये नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने जैसे जिंदा हो जाते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये उस तूफान की कहानी है जिसने यूरोप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नेपोलियन की जिंदगी में ना बीच का कोई रास्ता था ही नहीं, या तो सिर्फ जीत जीत और जीत, या फिर हार की सबसे गहरी खाई। तो चलिए आज इस कमाल की जिंदगी के उतार चढ़ाव को करीब से देखते हैं। ये बातें थोड़ी हैरान करती हैं, है ना? जरा सोचिए, ये उस इंसान के शब्द हैं जिसकी पूरी जिंदगी तलवार के दम पर ही गुजरी। एक ऐसा योद्धा जिसकी जीत की भूख कभी मिटी ही नहीं। फिर भी वो इस बात को समझता था कि असली ताकत फौलाद में नहीं बल्कि इरादों में होती है। कहते हैं ना कि हर बड़ी शख्सियत के पीछे एक बड़ा मौका होता है। नेपोलियन के लिए वो मौका थी फ्रांसीसी क्रांति की धधकती हुई आग। इसी उथल-पुथल ने राजशाही की पुरानी दुनिया को जलाकर राख कर दिया और एक गुमनाम से सैनिक के लिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। तो देखें, कोर्सिका जैसे एक छोटे से द्वीप से आया ये लड़का कोई पैदाइशी जीनियस नहीं था। अपने मिलिट्री एकेडमी में वो 58 स्टूडेंट्स में से 45वें नंबर पर आया था, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट। लेकिन फिर आई फ्रांसीसी क्रांति और इस क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने ये दिखाया कि जन्म नहीं, काबिलियत मायने रखती है। और बस नेपोलियन की महत्वाकांक्षा की आग को ऐसी हवा लगी कि उसकी लपटों ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। चूलॉन की उस जीत ने सबको चौंका दिया था। एक ही झटके में सिर्फ 24 साल की उम्र में वो ब्रिगेडियर जनरल बन गया। ये उसकी बेमिसाल सैन्य काबिलियत का पहला नजारा था। और हाँ, ये तो बस एक शुरुआत थी। पेरिस की सड़कों पर क्रांति का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। राजशाही के समर्थक, मतलब वो लोग जो राजा को वापस लाना चाहते थे, सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार थे। तब नेपोलियन ने भीड़ का जवाब अपनी तोपों से दिया। इस एक दिन ने उसे फ्रांस का हीरो बना दिया और सत्ता का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। फ्रांस का हीरो बनना एक बात थी, पर नेपोलियन की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसकी नजरें अब पूरे यूरोप पर थी। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने अपनी ताकत को एक साम्राज्य में बदला और देखते ही देखते यूरोप का मालिक बन बैठा। उसका सत्ता तक का सफर मानो बिजली की रफ्तार से तय हुआ। इटली में जो जीत मिली, उसने उसे एक नेशनल हीरो बना दिया। फिर इसी शोहरत के दम पर उसने 1799 में तख्ता पलट किया और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। और फिर 1804 में विडंबना देखिए, जिस क्रांति ने एक राजा को हटाया था, उसी की कोख से निकले नेपोलियन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन नेपोलियन को सिर्फ एक विजेता के तौर पर देखना उसकी शख्सियत को कम आंकना होगा। वो एक बहुत बड़ा सुधारक भी था। उसका बनाया नेपोलियनिक कोड एक क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसने पहली बार कानून के सामने बराबरी, व्यक्तिगत आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे आइडियाज दिए, जिनकी गूंज आज भी दुनिया भर के कानूनी सिस्टम्स में सुनाई देती है। ऑस्ट्रेलिट्ज की लड़ाई को उसकी सैन्य प्रतिभा का सबसे बड़ा नमूना माना जाता है। यहाँ उसने जानबूझकर अपनी सेना को कमजोर दिखाया, दुश्मन को अपने जाल में फंसाया और फिर एक ही निर्णायक हमले से ऑस्ट्रिया और रूस की विशाल सेनाओं को कुचल कर रख दिया। ये एक ऐसी शानदार जीत थी जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया और नेपोलियन को अजेय बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई दुनिया के शिखर पर होता है तो वहां से गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। नेपोलियन की असीम महत्वाकांक्षा, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। अब उसके साम्राज्य में दरारें साफ साफ दिखने लगी थी। ब्रिटेन की नाकेबंदी करने की उसकी योजना बुरी तरह फेल हो गई। स्पेन में एक ऐसा गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया जो सालों साल उसका खून चूसता रहा, और उसके पुराने दुश्मन जो कभी उससे डरते थे, अब उसके खिलाफ एक होकर खड़े हो रहे थे। और फिर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती की, रूस पर हमला। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर वो रूस में घुसा था। लेकिन शायद उसने रूस की बेरहम सर्दी और उसकी जमीन की विशालता को बहुत हल्के में ले लिया था। नतीजा, भूख, ठंड और लगातार हमलों ने उसकी पूरी की पूरी सेना को निगल लिया। 6 लाख में से महज 10,000 से भी कम सैनिक लड़ने लायक हालत में वापस लौटे। सोचिए, उसकी वो महान ग्रैंड आर्मी जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, अब बस एक परछाई बनकर रह गई थी। रूस की तबाही के बाद अंत बहुत तेजी से आया। यूरोप की एकजुट सेनाओं ने फ्रांस पर हमला बोल दिया, पेरिस पर कब्जा कर लिया, और वो सम्राट जिसने कभी पूरे महाद्वीप को अपने इशारों पर नचाया था, उसे गद्दी छोड़कर एल्बा नाम के एक छोटे से द्वीप पर निर्वासन में भेज दिया गया।
पर नेपोलियन जैसे लोग इतनी आसानी से हार कहाँ मानते हैं। उसकी कहानी में अभी एक आखिरी अध्याय बाकी था, एक आखिरी दाव जो इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक पर जाकर खत्म होने वाला था। उसकी वापसी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। वो एल्बा से भाग निकला, फ्रांस लौटा और बिना एक भी गोली चलाए दोबारा सत्ता पर काबिज हो गया। इन 100 दिनों ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी थी। लेकिन उसका आखिरी सामना हुआ वाटरलू के मैदान पर, जहां यूरोप की संयुक्त सेनाओं ने उसे एक निर्णायक हार दी। इस बार उसके लिए वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसका अंत उसकी जिंदगी की तरह शानदार बिल्कुल नहीं था। जिस इंसान ने साम्राज्यों को बनाया और बिगाड़ा, उसने दुनिया से हजारों मील दूर सेंट हेलेना के एक वीरान द्वीप पर अकेलेपन में दम तोड़ा। ये एक महान गाथा का बहुत ही खामोश अंत था। हार के बावजूद नेपोलियन की विरासत आज भी जिंदा है। वो अपने पीछे एक पूरी तरह से बदली हुई दुनिया छोड़ गया। उसने अनजाने में ही पूरे यूरोप में क्रांति और राष्ट्रवाद के उन विचारों को फैला दिया जिन्हें वो खुद काबू में करना चाहता था। उसके बनाए कानून आज भी कई देशों की बुनियाद हैं। उसके जाने के बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि नेपोलियन को कैसे याद रखा जाए। क्या वो एक बेरहम तानाशाह था जिसकी महत्वाकांक्षा ने लाखों लोगों की जान ले ली, या फिर एक दूरदर्शी सुधारक जिसने यूरोप को मध्य युग से निकालकर आधुनिक युग में पहुंचाया? शायद